तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स के बारे में भाई। और आज की वीडियो में मतलब जबरदस्त फुल पैक्ड रहने वाली है न्यूज के साथ, तो आप एंड तक जरूर देखते रहें, कहीं जाने की जरूरत है नहीं भाई। और वीडियो पर लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। हम अपनी फर्स्ट स्टोरी से स्टार्ट करते हैं जो कि स्मैकडाउन की रेटिंग्स के ऊपर है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दूंगा कि भाई ये ओवरनाइट रेटिंग्स हैं। लास्ट टाइम जब रेटिंग बहुत ज्यादा आई थी ओवरनाइट में तो फाइनल रेटिंग काफी कम हो गई थी, तो इसको अभी आप ऐसे ना माने कि ये फाइनल है, लेकिन व्यूअरशिप काफी बढ़ गई है गाइस। इनफैक्ट 28.5% बढ़ के जो एवरेज व्यूअर्स आए वो थे 2.874 मिलियन व्यूअर्स। एक बहुत बड़ी बात हो सकती है एंड आई थिंक बहुत से लोग हमारी तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर उस शो पे अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टार ऑलमोस्ट 3 मिलियन के पास बोला जा रहा है। तो इस रेटिंग के बारे में और डिटेल में हम तब बात करेंगे जब फाइनल रेटिंग आ जाएगी। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर कितनी क्लोज जो है इस नंबर के वो पहुंच पाएंगे। इसके अलावा गाइस हमें एक और छोटी अपडेट मिली है स्मैकडाउन से रिगार्डिंग, और वो ये है कि अक्टूबर 15 और 29 का जो एपिसोड होगा वो FS1 पे एयर करा जाएगा, क्योंकि काफी कंपटीशन है जिसकी वजह से फॉक्स के मेन नेटवर्क के ऊपर स्मैकडाउन उस टाइम पे एयर नहीं हो सकती। तो ड्राफ्ट के आसपास का समय होगा, व्यूअरशिप थोड़ी कम रहेगी, शायद वो कहीं ना कहीं WWE के लिए हिट ले सकता है। अगली चीज की हम बात करते हैं और वो है भाई ये नया NXT का लोगो। और बहुत से लोग मुझसे ओपिनियंस पूछ रहे हैं भाई कि आपके इस पे थॉट्स हैं। तो कलरफुल है पूरा भाई, ऐसा लग रहा है कि कोई आर्ट एंड ड्राइंग का नया शो आने वाला है जहां पे बच्चे बैठ के पेंटिंग बनाएंगे। हो सकता है कि डेक्स्टर लूमिस इस शो में जज बन जाए, क्योंकि उनकी पेंटिंग यूजुअली काफी अच्छी होती है। लेकिन माना जा रहा है गाइस कि आने वाले टाइम में NXT को पूरे तरीके से रीवैम्प कर दिया जाएगा, एक बेटर लुकिंग शो टीवी के लिए, और साथ में एक कलरफुल शो बनाया जाएगा। आई डोंट नो इससे क्या उम्मीद लगानी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं निकली हैं, सिर्फ लोगो निकला है। लेकिन आई थिंक NXT की पहचान ही ब्लैक एंड गोल्ड थी, और वो अब WWE, विंस मैकमैन और सारे जो मेन रोस्टर के ऑफिशियल्स हैं जो जानते भी नहीं है NXT में चलता क्या है, वो उस चीज को गाइस हटा रहे हैं वहां से। तो ये बहुत बकवास है मेरे हिसाब से तो, और शायद इसी रीजन की वजह से आई डोंट थिंक कि लोग ज्यादा खुश होंगे NXT के रोस्टर में, जो कि रिसेंटली जिनको पुश मिल रहा था या फिर उनको लग रहा था कि हाँ भाई आने वाला समय हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो ओवरऑल रीवैम्प करेंगे, और NXT का नया लोगो भाई मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। उम्मीद करूंगा बचकाना शो ना हो, शो एक्चुअली में एंटरटेनिंग किसी तरीके से देखने को मिले। अगली चीज की हम बात करते हैं भाई, तो अगला स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पॉडकास्ट का गेस्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, और वो होने वाले हैं गाइस जॉन सीना। ऑफिशियली मतलब ऐसे तो नहीं कि WWE ने खुद बोला है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि एक्सट्रीम रूल्स के जस्ट बाद यानी कि 26 सितंबर को जॉन सीना और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का पॉडकास्ट तैयार होने वाला है। मैं बहुत मतलब इंटरेस्टेड होऊंगा इस सुनने में कि क्या आखिर जॉन सीना बताएंगे, क्या बिहाइंड द सीन्स उनके करियर की करंट इंफॉर्मेशन है, कब वो वापस फिर से आ सकते हैं WWE में। और उम्मीद करते हैं अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करेंगे तो आप लोगों के लिए मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं भाई, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो डैनियल ब्रायन का WWE का थीम सॉन्ग था वो ऑल एलीट रेसलिंग भी यूज कर सकती है। एज इट इज तो नहीं, क्योंकि वो WWE का वर्जन था, लेकिन जो म्यूजिक उसमें गाइस यूज करा गया था वो पब्लिक डोमेन में है, यानी कि कोई भी उसके कॉपीराइट को ओन नहीं करता, इट इज रॉयल्टी फ्री। और अगर AEW चाहे तो उसी बेस म्यूजिक को उठा के अपना रिमिक्स बना सकती है, और डैनियल ब्रायन का नया थीम सॉन्ग हमें सुनने को मिल सकता है, क्योंकि उसी म्यूजिक से WWE ने भी रिमिक्स बना के अपना खुद का एक थीम सॉन्ग क्रिएट करा था। तो क्या आपको लगता है कि वही चीज उनको यूज करनी चाहिए, या फिर कोई और थीम सॉन्ग डैनियल ब्रायन को मिलना चाहिए, एक फ्रेश फील मिलनी चाहिए जिससे उनको AEW के कैरेक्टर से ज्यादा रिलेट कर पाए? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से बताएं। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं, और ये बहुत वियर्ड है, बहुत अजीब है, और आई नो कि ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, क्योंकि WWE नए द फील्ड के फंको पॉप के फिगर्स जो हैं वो रिलीज करने वाली है फेस्टिव पीरियड के लिए। और आप फोटो देख सकते हैं कि ये वॉलमार्ट पे जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे और लोग इनको खरीद सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रे वाइट WWE से रिलीज हो गए हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आई थिंक जो पॉसिबल रीजन इसके पीछे मैं सोच पा रहा हूँ ये है कि WWE ब्रे वाइट को तो अब यूज नहीं कर सकती, लेकिन जब तक उनका नॉन कम्पीट क्लॉज चल रहा है तब तक उनकी वो जो मर्चेंडाइज है वो बेच सकते हैं, या फिर कोई और एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट शायद अलग से भी होता है जो मर्चेंडाइज सेल्स WWE को तब भी करने के लिए अलाउ करता है। इसका एक रीजन ये है क्योंकि जो कैरेक्टर द फील्ड का है उसके राइट्स WWE के पास है, ना कि ब्रे वायत के पास। तो ब्रे वायत WWE को माना नहीं कर सकते कि भाई तुम इस फिगर को बेचना बंद करो। लेकिन कमाल की बात यह है कि जबकि WWE ने ब्रे वायत को तो निकाल दिया, उनके कैरेक्टर से पैसा कमाना अभी भी वो छोड़ नहीं रहे, मौके पे चौका मार रहे हैं हर बार। इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? इंटरेस्टिंग है भाई, ये आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।
नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो माना जा रहा है कि भाई AEW जो है वो आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी अरीनास भी अब होस्ट करने वाली है और इस साल के एंड में माना जा रहा है वो लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क की एक अरीना में जाएंगे जहां पे UBS अरीना नाम से वो है और उसमें 14,000 लोगों की कैपेसिटी है। अब यूजुअली जो रॉ और स्मैकडाउन की अरीनास WWE बुक करती है उसकी अटेंडेंस कहीं ना कहीं 12 से 14,000 के बीच में रहती है। हर बार तो मैं नहीं कहूंगा कि शोज सोल्ड आउट होते हैं, लेकिन गाइस AEW का मानना ये है कि अगर ऐसे ही बड़े बड़े नाम उनकी कंपनी में आते हैं और उनकी अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती है एक ऑडियंस के सामने, तो सिटीज हमेशा बहुत ज्यादा खुश रहेंगी क्योंकि ये गाइस मेन सिटीज हैं रेसलिंग की, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो या फिर पिट्सबर्ग, और यहाँ पे यूजुअली लोग ज्यादा जाते हैं रेसलिंग देखने इन पर्सन। तो अगर यहाँ पे AEW ज्यादा मतलब क्राउड वाली अरीना बुक करती हुई है तो उनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो उसको सोल्ड आउट कर देंगे। तो उनके प्लान्स धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है देख के कि भाई कंपनी की ग्रोथ हर तरीके से हो रही है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं भाई, तो रिडल ने रिसेंटली रोमन रेंस के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट्स करे जो कि भाई आई डोंट नो वो क्यों बोल रहे हैं, अटेंशन पाने के लिए या फिर उनके एक्चुअल थॉट से ही हैं। क्योंकि रोमन रेंस ने गाइस रिसेंटली कमेंट करा था समर स्लैम के रिकॉर्ड्स के ऊपर कि दिस इज लेजिट नीडल मूविंग, और उसके ऊपर रिडल ने आके बोला कि भाई रोमन रेंस हर चीज का क्रेडिट क्यों लेता है, मुझे पता है कि वो इस समय पे जो कर रहा है वो बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन रोमन रेंस इज अ थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन सुपरस्टार, उसको जो है सब कुछ करा मिला है और वो रॉक का कजन है, लोग उसको पहले से ही पसंद करते थे। लेकिन RK ब्रो की मैं बात करूं, अपनी मैं बात करूं तो हमारी वजह से ज्यादा नीडल मूव हो रही है, क्योंकि RK ब्रो की जो मर्चेंडाइज है वो भाई दुनिया हिला रही है, बहुत ज्यादा बिक रही है। और रिडल ने इनफैक्ट ये भी बोला कि भाई रोमन रेंस अपने आप को इस टाइम पे ज्यादा समझ रहा है, लेकिन अगर एक रियल फाइट होगी तो डेफिनेटली मैं रोमन रेंस को हरा दूंगा। अब आई डोंट नो कि रिडल ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, क्या इसका कोई इंपैक्ट उनके ऊपर आएगा, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला कि मैं अपने आप को एक प्रॉब्लम में डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये मेरे एक्चुअल थॉट्स हैं कि रोमन रेंस जो करंटली कर रहा है वो बहुत बढ़िया, लेकिन मैं उससे बेटर हूं। RK ब्रो का जो गिमिक चल रहा है उसकी वजह से WWE की नीडल मूव हो रही है। अब मैं उनसे एग्री करता हूं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम हम जानते हैं कि भाई दोनों चीजें जो है वो शो को चला के रख रही हैं, रोमन रेंस का कैरेक्टर स्मैकडाउन को और RK ब्रो का रॉ को, तो इसमें कोई डिबेट करने वाली बात नहीं है। लेकिन रिडल को ऐसा लग रहा है कि जितना क्रेडिट रोमन रेंस को उनके कैरेक्टर के लिए मिल रहा है शायद रिडल को या RK ब्रो को उतना नहीं मिल रहा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी उन्होंने इंटरव्यू दी। क्या आपको लगता है इसका कोई इंपैक्ट उनके मतलब बुकिंग के ऊपर पड़ सकता है? आई डोंट थिंक सो, लेकिन भाई रोमन रेंस इसके ऊपर अगर जवाब देते हैं सोशल मीडिया पे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये भी एक अलग सी अप्रोच है WWE की, और माना जा रहा है कि भाई इंडी रेसलर्स को अब WWE ने स्काउट करना या फिर हायर करना बंद कर दिया है। अब WWE की परसेप्शन ऐसी है ही नहीं कि कोई इंडी सुपरस्टार जैसे AJ स्टाइल्स टाइप पॉइंट पे ये कहीं और पे बंदा पॉपुलर हो रखा है तो क्यों ना हम इसको साइन कर लें, जैसे शिंस्के नाकामुरा या फिर और भी कई सारे एग्जांपल्स, वो ऐसा चीज करना बिल्कुल बंद कर रहे हैं। और NXT में भी ऐसे लोग जो है वो अब रिक्रूट नहीं करे जाएंगे। ये माना जा रहा है कि WWE की जो अब फोकस है वो रहेगा सुपरस्टार के साइज पे, उसकी लुक पे, जैसे कि वो पहले उनको रिक्रूट करा करते थे गाइस OVW के टाइम पे, और उनका गोल ये रहेगा कि इनको हम ले उठाएं और भले ही उनको रेसलिंग का कोई एक्सपीरियंस ना हो, जीरो एक्सपीरियंस हो, हम उनको सिखाएंगे प्रोफेशनल रेसलिंग। तो भाई ये सुनने में ऐसा एक पॉइंट पे लगता है चलो भाई हो सकता है नए स्टार्स मिले, लेकिन किसी ऐसे बंदे को जिसको रेसलिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन हाँ वो दिखता बहुत बढ़िया है, उसको उठा के रेसलिंग जबरदस्ती सिखाना, क्या आपको लगता है कि वो चीज ज्यादा काम कर पाएगी? क्योंकि भाई मेरे हिसाब से तो ये 50-50 है, चल भी सकता है नहीं भी। और रिसेंटली WWE ने लास वेगस में अपने ट्राई आउट्स करे थे जहां पे लोग जा सकते हैं अपनी ऑडिशन देने के लिए। माना जा रहा है कि ऐसे ट्राई आउट्स की जो फ्रीक्वेंसी है और ज्यादा WWE की तरफ से गाइस देखने को मिलेगी। तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है चीजें कि किस तरीके से WWE अपना ही टेक ले रही है, विंस अपना ही टेक ले रहे हैं, और ट्रिपल एच ने जो इतने समय से NXT के लिए करा है उसकी अब आई डोंट थिंक कोई वैल्यू बची है। पूरा रिवैम्प जल्द हमें देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस सेंटर पे भी काम चल रहा है उसको बेटर बनाने के लिए। तो फिलहाल इस चीज को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्या आपको नेगेटिविटी आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी, वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो शेमस रिसेंटली एक इंटरव्यू दे रहे थे और वहां पे उन्होंने भाई बोला कि रेसलमेनिया 37 में वो चाहते थे कि ड्रू मैकिंटायर उनके अपोनेंट हो, और इनफैक्ट WWE ने इस चीज को ओरिजिनली प्लान भी करा हुआ था। वो बताते हैं कि देखो भाई हमारी फ्यूड काफी अच्छी चल रही थी, ये लोगों को पता थी, लेकिन उसके बाद WWE ने जो है अपने प्लान्स चेंज कर दिए और ड्रू को लैशली के साथ बुक कर दिया, मुझे जो है रिडल के साथ बुक कर दिया था फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो भाई चीजें चेंज होती हैं, WWE के लिए प्लान्स चेंज होते रहते हैं, और भाई ये चीज शेमस को पसंद नहीं आई कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर वाली फ्यूड में ज्यादा पोटेंशियल भी हो सकती है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो जिम रॉस माना जा रहा है कि उनका AEW कॉन्ट्रैक्ट जब 2022 में खत्म होगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वो फुल टाइम कमेंट्री से जो है वो
मतलब अपना अलविदा कह देंगे और उसके बाद वो बैक स्टेज रोल में काम करेंगे AEW के लिए, इंटरव्यूज में और बाकी सारी चीजें जो भी होती हैं। और जिम रॉस ने रिसेंटली बोला था कि भाई टोनी खान ने जब इनिशियली मुझे साइन करा तो उसको एक मतलब डेडिकेटेड तरीके से एक क्रेडिबल बंदा चाहिए था जो लॉन्ग टर्म में अपनी कमेंट्री सस्टेन कर सके, और इस वजह से उन्होंने जिम रॉस को एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देना था। और टोनी को रिस्पेक्ट करते हुए जिम रॉस ने उसको एग्री भी कर लिया, लेकिन वो कहते हैं भाई जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा मैं 70 साल का हो चुका हूंगा एंड आई डोंट नो कि क्या मेरे में उतनी मोटिवेशन रहेगी, एनर्जी रहेगी वीक बाय वीक बेसिस पे इतने सारे शोज को कॉल करना। तो वो कहते हैं कि देखो भाई मेरा प्लान ये है कि जब अगले साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो मैं ईयर बाय ईयर बेसिस पे चलूंगा, मुझे मतलब देखना पड़ेगा कि मैं क्या फील कर रहा हूं। और आई थिंक टोनी खान भी उस पॉइंट पे मेरे से इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो मैंने इनिशियल प्रॉमिस करा था उसको मैं निभा रहा हूं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस। और अगर जिम रॉस चले जाते हैं डायनामाइट की कमेंट्री से और सिर्फ बैक स्टेज इंटरव्यूज वगैरह में उनका रोल होता है, तो क्या आपको लगता है कि किसको रिप्लेस करना चाहिए AEW को? क्या मोरो रोनाल्डो एक ऑप्शन हो सकते हैं जो कि हम जानते हैं कितने कमाल के कमेंटेटर थे NXT में, क्या उनको AEW हायर कर सकती है? गाइस अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं जो कि बहुत बड़ी स्टोरी है रिलेटेड टू ब्रॉक लेसनर, और क्या फ्यूचर प्लान्स रहने वाले लेसनर के, किस तरीके से WWE ने डिसाइड करा कि हाँ भाई हम लेसनर को लाने वाले हैं। तो भाई माना जा रहा था कि CM पंक का AEW में आना, जॉन सीना का WWE को फिर से छोड़कर जाना और फॉक्स नेटवर्क के प्रेशर की वजह से ये 3 मेन रीजन बने WWE ब्रॉक लेसनर को लेके आई, और ये एक लास्ट मोमेंट डिसीजन था। ऐसा नहीं था कि बहुत समय से WWE ने प्लान करके रखा हुआ था कि भाई ब्रॉक को हम लेके आएंगे समर स्लैम में। इतना सारा जो प्रेशर आ रहा था अलग अलग तरीके से, उसकी वजह से WWE ने गाइस इस चीज को डिसाइड करा। लेकिन अब ऑफिशियली जो है ब्रॉक लेसनर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है WWE के साथ, जो माना जा रहा है कि रेसलमेनिया 39 के सीजन तक चलेगा। 1.5 ईयर का रफली कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 8 मैचेस ब्रॉक लेसनर लड़ने वाले हैं। अब ऑब्वियसली जो उनकी डेट्स हैं, कितनी अपीयरेंसेस देंगे, वो सब चेंज हो सकता है, आगे जाके नेगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन 8 मैचेस 1.5 साल में आई थिंक एक तब भी सही नंबर है अगर ब्रॉक लेसनर की हम बात करें, क्योंकि पहले तो उन्होंने इतने भी मैचेस नहीं दिए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रॉक लेसनर भाई स्मैकडाउन पे क्यों नहीं आया अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली साइन कर लिया, तो उसका रीजन अभी तक हमें जानने को नहीं मिला। मेनली यही है कि भाई रोमन रेंस की अभी फ्यूड फिन बैलर के साथ चल रही है, उसके बाद जब लेसनर के साथ मैच करना होगा तो ब्रॉक भी स्मैकडाउन पे आ जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप WWE की वेबसाइट पे जाते हैं तो अभी भी ब्रॉक लेसनर को एज अ मंडे नाइट रॉ सुपरस्टार शेड्यूल करा गया है। आई डोंट थिंक कि वो बात सच है, क्योंकि रिपोर्ट्स हमको बताती हैं कि ब्रॉक एक बेबी फेस होंगे स्मैकडाउन पे, और फॉक्स ने उस चीज के लिए डेफिनेटली बोला है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या आपको लगता है कि जब तक रोमन रेंस बैलर से लड़ रहे हैं, बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर करने का टाइम है WWE के पास? फिर से अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं। और इसी से रिलेटेड आज की हमारी फाइनल स्टोरी है रिगार्डिंग WWE's ऑफर फॉर CM पंक। और जैसा कि मैंने बोला, फॉक्स इस समय WWE से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि भाई पहले तो तुम आके अपना पीकॉक नेटवर्क हमारे नेटवर्क पे भी जो है उसको प्रमोट करते हो, और अगर आपको नहीं पता गाइस तो पीकॉक भी NBC यूनिवर्सल का नेटवर्क है जो USA नेटवर्क के साथ लिंक्ड है। तो ऑब्वियसली कंपटीशन है, WWE अगर एक नेटवर्क पे दूसरे को प्रमोट कर सकता है तो फॉक्स के दिमाग में भी खुजली हो रही है। और वो ये बात से भी बहुत परेशान थे कि जब CM पंक रेडी था रेसलिंग में वापस आने के लिए, तो WWE ने बहुत बड़ा ऑफर क्यों नहीं दिया टू ब्रिंग CM पंक टू WWE। तो इस बात से वो बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन गाइस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पे CM पंक और WWE नेगोशिएट नहीं कर रहे थे फॉर अ रिटर्न फॉर रेसलिंग। WWE ने पहले ही बोल दिया था हमें इस बंदे के साथ बिजनेस नहीं करना, एंड आई डोंट थिंक कि कभी CM पंक ने भी ये बात सोची थी कि भाई हाँ मुझे WWE में वापस जाना है। तो गाइस ये थी सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो की। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, बहुत कुछ था तो अपने ओपिनियंस डेफिनेटली मुझे देना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।